से बढ़ के कोई नेमत नहीं है और बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमारी सेहत से इनडायरेक्टली या डायरेक्टली जुड़ी होती हैं। उनमें सबसे पहली चीज़ ये आती है कि हम देखते हैं कौन सी ऐसी ज़ाहरी चीज़ें हैं जिनको हम मॉनिटर करते हैं कि अगर ये ज़्यादा हो तो हमारी सेहत मुतासिर हो सकती है। उसमें से सबसे अहम जो चीज़ होती है वो किस तरह से हम अपना लाइफस्टाइल जो है वो डैमेज कर लेते हैं की तरफ आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते जाते हैं गैर महसूस तरीके से कि हमें पता नहीं चलता, या हमारे खाने में वो एतदाल नहीं रहता, या फिर हमारे अंदर कोई ऐसा मर्ज़ होता है जिसको हम तशख़ीस नहीं कर पाते हैं, या फिर टाइमली डॉक्टर के पास नहीं जाते हैं और इस चीज़ को कहते हैं ख़ानदानी है। कोई ना कोई हम जवाब देकर उस चीज़ को केटर कर लेते हैं, ना कि हम देखते हैं कि आगे जाकर कितने ख़तरनाक मसाइल का सबब बन सकता है और ये किस तरह से हमारे लिए जानलेवा साबित हो सकता है। इस हवाले से जानेंगे क्या वजूहात हैं, किस तरह से हम इसको ठीक कर सकते हैं, इससे कॉम्बैट कर सकते हैं, और प्लास्टिक सर्जरी के ज़रिए क्या हम वापस अपने उस फिगर में आ सकते हैं जहां पे एक मुझे लगता है सेहतमंद इंसान को होना चाहिए। हमें ज्वाइन किया है जनाब डॉक्टर अफजाल बाजवा साहब ने, जो कि प्लास्टिक सर्जन है और एसोसिएट प्रोफेसर है अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में आने के लिए फर्स्टली तो। सेकेंडली सर, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि आपके नज़दीक प्लास्टिक सर्जन के नज़दीक डेफिनेशन क्या है? हमें ये लगता है कि कोई बहुत ज़्यादा बल्कि नज़र आ रहा है तो वो की तरफ जा रहा है। बहुत सारे कम लोगों को पता होता है कि हमें अपनी हाइट, वेट, इन सब चीज़ों को मैयर करके अपनी कैलकुलेशन निकालनी है कि अगर इस वेट से मैं आगे गई तो मेरे लिए ये रेड लाइन है। बिल्कुल ठीक आपने कहा। एक्चुअली सिर्फ नज़र आने का या उस हिसाब से नहीं है, या वेट के हिसाब से नहीं है। अगर हम वेट की बात करें तो एक फ़र्ज़ करें 60 kg एक बंदा है और उसकी हाइट है सपोज़ 4 फीट, और एक बंदा है उसकी हाइट है 6 फीट। क्या दोनों के लिए 60 वेट एक होगा? नहीं, ऑनेस्टली नहीं। हाँ। तो इसके लिए साइंटिफिकली जब हम मॉनिटर करते हैं तो हम BMI से मॉनिटर करते हैं। BMI इज़ बॉडी मास इंडेक्स। उसमें वेट किलोग्राम में हम लेते हैं और हाइट मीटर स्क्वायर्स में लेते हैं। मीटर में नाप के या इंचज़ में या नाप के आप मीटर्स में करते हैं और मीटर का स्क्वायर ले लेते हैं, उसको एज ए डिनोमिनेटर रखते हैं, डिवाइड करते हैं और उस फार्मूले के मुताबिक जो जवाब आता है उसको हम BMI कहते हैं। अब जब हम एक स्टैंडर्ड की बात करते हैं तो BMI की कुछ कैटेगरीज़ हैं। जैसे 18.4 एक रेंज है BMI का जो जवाब आएगा फार्मूले में। अगर उससे नीचे है तो इसका मतलब है कि हम अंडर वेट हैं। और 18.4 से अगर ऊपर चल के हम अगर 24.4 तक आते हैं तो दिस इज़ कॉल्ड नॉर्मल वेट। हमें अपनी BMI को कहीं 24 से नीचे, इन एवरेज हम पॉइंट को छोड़ देते हैं डेसिमल को, ताकि हम एवरेज में अपने नाज़रीन को समझा सकें कि 18 से 24 के दरमियान में अगर हमारा वेट कहीं BMI में फॉल करता है तो हम ठीक हैं। अब इससे नीचे हैं तो अंडर वेट हैं। अगर 24 से ऊपर हैं तो वो ओवर वेट है या ओबेसिटी शुरू हो जाती है। 24 से अगर हम चलते हैं 30 तक तो ये हम इसको ओवर वेट कह देते हैं, या ओबेसिटी नहीं कहते, ओवर वेट की सिंपल बात करते हैं। अब फिर 30 से ऊपर चलते हैं, 30 से 35, फिर 35 से 40 एंड अबव 40। ये ओबेसिटी के 3 ग्रेड्स हैं। और उसमें पहले थोड़ी ओबेसिटी है, टाइप 1 है, फिर टाइप 2 है, टाइप 3 है। टाइप 3 ओबेसिटी वो होती है जिसमें बंदा हिलने जुलने जोगा भी नहीं रह जाता, बहुत थिक होता है, बहुत बल्कि होता है, और उसकी फिर बॉडी के इतनी मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट हो जाती है कि दे आर यूजुअली बेड रिटन। हम इन्हें मॉर्बिड ओबेसिटी कहते हैं, क्योंकि ये ओबेसिटी सिर्फ अकेली नहीं होती, इसके साथ और बेशुमार चीज़ें लिंक होती हैं। तो ओबेसिटी एक बेसिकली ऑन गोइंग प्रोसेस है जिसमें हम अपनी अगर लाइफस्टाइल को कैलकुलेट करें, या हम अपने खाने पीने को कैलकुलेट करें, या हम अपनी एक्टिविटी को कैलकुलेट करें, या बीमारी को, जो कि हम अभी डिस्कस करेंगे, तो ये सारी चीज़ें लमसम जो जवाब आएगा उसको BMI को बढ़ाएगा तो उसको हम ओबेसिटी कहेंगे। अच्छा, बहुत सारे लोग जो हैं अपने टीनेजेस में या फिर 20s में बहुत ज़्यादा लीन होते हैं, लेकिन जैसे ही वो 30s में आना शुरू होते हैं उनका वेट गेन होना शुरू हो जाता है। वो चाहे कुछ भी करना शुरू कर दें, डाइट कर लें, वेट स्टक हो जाता है। इसकी क्या रीज़न होती है? मेटाबॉलिज्म हमारा स्लो हो जाता है, या फिर क्या रीज़न होती है? कभी लगता नहीं है कि वो लोग कभी हो सकेंगे? वेरी ट्रू। उसमें एक्चुअली होता ही है कि आप देखें, जो ही बंदा ग्रो करता है उसके अंदर कुछ हार्मोन्स चेंजेस होती हैं। अब वो हार्मोन अगर तो एक नॉर्मल रूटीन के मुताबिक हों, थिंग्स बिकम वेरी गुड, आप ठीक रहते हैं। अब ये एक फैक्टर है जिसकी हम बात करने लगे हैं। अब अगर हार्मोन्स में कोई इम्बैलेंस आ जाता है, कोई प्रॉब्लम आ जाता है, जैसे यंग गर्ल्स हैं तो उनमें आपने देखा कि उसमें एकदम से एक्नी शुरू हो जाती है, चेहरे पे बाल आना शुरू हो जाते हैं, तो फिर वो गायनोकोलॉजी वाली जो हमारी कलीग्स हैं वो उनको डायग्नोज करते हैं कि ये PCOS है।
PCO स्टैंड्स फॉर पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़। इसमें ओवरीज में छोटी छोटी सिस्ट बननी शुरू होती है, क्योंकि वो टाइम है जब ओवरीज ने अब मेच्योरिटी की तरफ जाना है। अब जब वो छोटी छोटी सिस्ट बनेंगी तो एक हार्मोन इम्बैलेंस क्रिएट करेंगी वो। अब उससे क्या होगा, उससे ओबेसिटी बढ़ेगी, आएगा। फिर जेनेटिकली बड़ा रोल है इसमें। जब बंदा यंग होता है तो आपने देखा कई दफ़े बच्चे छोटे छोटे होते हैं जब, तो बड़े गोगलू से और मोटे मोटू से, और फिर जो ही ग्रो करते हैं दे बिकम थिन। अब ये तो एक नॉर्मल फिनोमेना है। अब उसमें जब उनका हालांकि बच्चों में मेटाबॉलिज्म आपको पता है बहुत ज़्यादा होता है, इट्स वेरी फास्ट। और फिर उसके बाद जब हमारे हार्मोन्स ग्रो करते हैं, इवन हमारे मौसम के साथ भी हमारा मेटाबॉलिज्म वेरी करता है, हमारी डाइट के साथ भी वेरी करता है। जैसे हम चाय, कोक या इस तरह की चीज़ें लेते हैं तो उससे भी हमारा मेटाबॉलिज्म फास्टर होता है। तो जो नॉर्मली रोल चीज़ें प्ले कर रही होती हैं वो ग्रोथ के पैटर्न में आते आते हार्मोन्स रोल प्ले करते हैं, फिर जेनेटिक्स रोल प्ले करती है, जिसमें फैमिली में देखें जो लोग मोटे हैं वो ज़्यादातर चांसेस होगा कि वो बिकम ओबीस। फिर उसके बाद आता है कि लाइफस्टाइल कैसा है। अगर आप अपने आप को शुरू से ही फिट रखते हैं और नॉर्मल रिदम में रखते हैं, एक इसमें मैं मिथ है लोगों की, वो भी क्लियर करना चाहूँगा कि लोग समझते हैं कि अगर हम स्टार्ट में बहुत अच्छी एक्सरसाइज करते हैं हम स्मार्ट रहेंगे, और फिर हम छोड़ देते हैं तो हम मोटे हो जाएंगे उस एक्सरसाइज के छोड़ने की वजह से। एक्चुअली ऐसा नहीं है। आप एक एक्सरसाइज कर रहे थे, आपने अपने आप को कंट्रोल रखा हुआ था, आपका लाइफस्टाइल बेहतर था, अब आपने वो अच्छा लाइफस्टाइल छोड़ दिया। अब एक्सरसाइज छोड़ने की वजह से आप बेहतर नहीं हुए, ख़राब नहीं हुए। असल में आपने एक बैलेंस क्रिएट किया हुआ था अपने इनटेक में और अपनी कंजम्पशन में। और मैं अगर ब्रॉडली एक क्लॉक टिकिंग सही हो ना तो फिर हम डाइट भी सही करते हैं, एक्सरसाइज कर रहे हो तो ये भी नहीं खाना, तो अगर वो सब चीज़ें हो तो कहते हैं कि आज मेरा वो फ्री टाइम है, आज मैं खा सकता हूँ। और ओबेसिटी को मैं इन जनरल जब समझाने के लिए कहता हूँ तो इट्स अ स्टोरेज डिजीज़, कि आप एक चीज़ जिसको कंज्यूम नहीं कर रहे आप उसको स्टफ इन कर रहे हैं, अपनी बॉडी में स्टोर करी जा रहे हैं। अगर कैलोरीज़ की बात करें, हमारी जितनी डायरेक्ट कैलोरीज़ बनती हैं बॉडी के हिसाब से, हमारी एक्टिविटी के हिसाब से, अगर हम उससे ज़्यादा ले रहे हैं तो बॉडी ने उनको स्टोर करना है। और स्टोर करने के लिए बॉडी के पास जो सबसे ईजी मटीरियल है वो फ़ैट की सूरत में है। अच्छा, इंटरेस्टिंगली ये ज़रूरी नहीं है कि हम फ़ैट खाएंगे तो हमारी फ़ैट बढ़ेगी। अगर हम कोई भी डाइट इतनी ले लेते हैं कि जिससे हमारी जो कैलोरीज़ का लमसम जवाब है वो हमारी रिक्वायरमेंट से ज़्यादा है, तो वो बॉडी ने स्टोर करनी है और बॉडी खुद ही फ़ैट जनरेट कर लेती है। इसके लिए बाहर से फ़ैट खाना या ना खाना वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन ज़ाहिर है अगर फ़ैट हम बाहर से खाएंगे अपनी डाइट में या उसकी सूरत में, जैसे वो देखा है लोग मक्खन खा रहे होते हैं और ऑयली चीज़ें ले रहे होते हैं, तड़के वाली चीज़ें चल रही होती हैं, तो oh my God. अब इस तरह की चीज़ें अगर ले रहे हैं तो ज़ाहिर है उसमें ऑलरेडी फ़ैट एक हाई कंटेंट में है, वो ऑलरेडी स्टोर्ड फॉर्म में जानी है। लेकिन अगर हम दूसरी चीज़ें भी कंजम्पशन में ज़्यादा ले रहे हैं और वो हमारी रिक्वायरमेंट से ज़्यादा है तो वो भी बॉडी ने स्टोर फ़ैट की सूरत में ही करना है। ऑब्वियसली। तो ये हम बहुत सारे लोगों को देखते हैं कैलोरी डेफिसिट में अब जाना शुरू कर दिया है। एक हेल्दी इंसान के लिए कितनी कैलोरीज जो है, अगर उसका हम उसमें सब चीज़ें ऐड कर लें, प्रोटीन भी ऐड कर लें, कार्ब्स भी ऐड कर लें और सैलड वगैरह सब चीज़ें ऐड कर लें, तो कुल मिलाकर कितनी कैलोरीज जो है ना उनके लिए इनफ होती हैं अगर हम पोर्शन वाइज सेट कर लें। राइट। उसमें अगर हम इन एवरेज कहें तो 1800 किलो कैलोरीज एक एडल्ट जो बंदा होता है उसके लिए दे आर गुड इनफ, देयर इनफ। लेकिन उसमें अगर हम नाज़रीन के लिए आसानी के लिए बात करें तो कैलोरीज कैलकुलेट करना इज़ नॉट देयर जॉब। आप ये समझिए कि तो हम क्यों कर रहे होते हैं, हमें पता है, आपको पता है, हम बहुत सारी चीज़ों में हमने अब ऐप्स डाउनलोड कर लिए और हमें है कि ये मेरी कैलोरीज डेफिसिट है और वहाँ पे शुरू में ही हमसे पूछ लेते हैं आपने हफ्ते में कितना वेट लूज करना है, उसके बाद आपको 1200 कैलोरीज का चार्ट बना देते हैं। बिल्कुल ठीक है। अब अगर आप देखिए अब कैलोरीज कैलकुलेट करने लगे तो क्या हम एक्यूरेटली अपनी कैलकुलेट कर सकते हैं? कभी हो नहीं सकती। जैसे अगर हम फर्ज करें एक पराठे की बात करते हैं या एक मतलब चपाती की बात करते हैं, अब उसमें आटा भी है, उसकी एक अपनी कैलोरीज हैं, उसमें घी भी है, फिर उसके रोस्ट होने के बाद उसकी कुछ चेंजेस भी आ गई। अब रोस्टेड जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो और तरह कंज्यूम होते हैं और जो रॉ फॉर्म में होते हैं वो और तरह के होते हैं। फिर इवन फैट की क्वालिटी भी मैटर करेगी। इट इज़ फ्रॉम एनिमल ओरिजिन, देसी घी है, इज़ इट फ्रॉम प्लांट ओरिजिन, उसकी कंजप्शन और तरह की होगी। तो अगर हम लमसम बात करें या फ़र्ज़ करें एक मिल्क शेक की बात करते हैं तो उसमें हमने मिल्क डाला, उसमें शुगर भी है, उसमें कोई फ्रूट भी है कंपोनेंट उसका। अब ये सब की अपनी अपनी कैलोरीज हैं और वो कैलकुलेट करना इज़ समटाइम इट्स हेल ऑफ द जॉब। अब उसके लिए आसान तरीका ये होता है कि हम अपनी जितनी कट शॉर्ट कर सकते हैं वो शुड डू दैट, जितनी कट शॉर्ट। जैसे सपोज़ अगर हम सपोज़ अगर एक पराठा लेते हैं तो हमें कोशिश करनी चाहिए हम ड्राई की तरफ चले जाएँ, और ये भी उस वक्त है जब हम अपने आप को मेनटेन नहीं कर पा रहे। अगर आप कुछ खा रहे हैं और आप समझते हैं कि मैं मेनटेन्ड हूँ
मेरा वेट पे नज़र रखना, जैसे मेरी एक आदत बन गई हुई है कि जब मैं सुबह राउंड पे जाता हूँ तो मैं राउंड पे जाने से पहले एक हमारा वो नर्सिंग स्टेशन पे ना एक वे मशीन पड़ी होती है। तो हमेशा से कई सालों की एक रूटीन बन गई है कि मैंने उस पर पहले एक खड़ा होना। मेरे स्टूडेंट समटाइम हंसते हैं कि सर अभी भी अपने वेट से कॉन्शियस। मैं कहता हूँ दिस इज़ अ टाइम टू बिकम कंसर्न, कि उसको देखना कि क्या वाकई मैं मेंटेन्ड हूँ कि नहीं हूँ, क्योंकि ये एक दिन में नहीं बढ़ता। और मैं एक एग्जांपल बड़ी मज़े की कोट करता हूँ। किंग एडवर्ड में जब MBBS कर रहे थे तो मैं हॉस्टल में रहता था, और मेरा एक रूममेट था बड़ा अच्छा, बड़ी अभी भी माशाल्लाह ही इज़ इन मेडिकल प्रोफेशन, ही इज़ इन प्रोफेसर ऑफ मेडिसिन। तो मैं जब हम सुबह निकलते थे जब नाश्ते के लिए या फिर दोपहर में लंच के लिए मेस में जाना होता था, तो जब हम मेस में जा रहे होते थे ना तो वो शॉर्टकट मारता था। अच्छा, शॉर्टकट कैसे मारता था? वो लॉन के अंदर से होते हुए क्यारी के ऊपर से प्लांग के उधर। तो मैं कहता होता था यार ये ट्रैक से चलते हैं, थोड़ा सा वॉक भी हो जाएगी। तो वो कहता यार नहीं है, ज़रा जल्दी पहुंचते हैं, जाके खाना खाना है और फिर वापस आना है। तो मैं उसे मजाक से कहता था तुम मोटे हो जाओगे, और ऑनेस्टली ही इज़। और अब वो हंसता है इस बात पे कि यार, अब वो ये नहीं मानता कि उसकी गलती की वजह से, वो कहता है तुम कहते थे इसलिए मैं मोटा हो गया। हाँ, ये बहुत ज़्यादा अब ये कहना, वो कहते हैं जी आपके मुंह से निकली है बात, मैं कोई उस तरह थोड़ी है कि मेरे मुंह से निकल के पूरी हो गई है। अब एक एटीट्यूड है हमारा। अब अगर आप एक समझते हैं कि नहीं यार मैं एक जगह जा रहा हूँ तो मेरी थोड़ी सी वॉक हो जाए, थोड़ी सी कैलोरीज कंज्यूम हो जाएं। अब स्टोरेज बिल्कुल वही जो मैंने जिस तरह कहा था कि इट्स अ स्टोरेज टाइप ऑफ डिसऑर्डर, कि आप जमा करी जा रहे हैं, ज़ख़ीरा करी जा रहे हैं, आप उसको कंज्यूम नहीं करना चाह रहे। आप ये बेसिकली कंजूसी कर रहे हैं, उसको यूटिलाइज करने तो कंजूस ना बने, एक्टिव हों। आप कुछ खा रहे हैं तो उसको ज़रूर, लेकिन आप खाते हुए ये सोचें कि क्या मैं इसको सारे दिन में कंज्यूम कर लूँगा, क्या मेरी एनर्जीज इतनी है कि वो इसको मैं ख़त्म कर सकता हूँ। अब बहुत सारी चीज़ों में सेम चीज़ मुझे फील होती है। अगर मैं एक रोटी खा रही थी तो मुझे लग रहा था ठीक है, अब मैं अगर आधी खा रही तो मुझे लग रहा है अब भी ठीक है, तो मतलब आधी रोटी मेरे लिए ठीक है। अगर मुझे वीकनेस नहीं फील हो रही, या मुझे लग रहा है कि मैं बाकी सब चीज़ों से फ्रूट्स ले रही हूँ कर रही हूँ, तो मुझे लगता है ठीक है, नहीं ज़रूरत है उस चीज़ की। फिर देखिए थोड़ा सा भूख रख के खाना वैसे भी सुन्नत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। और आप अपने थोड़ा सा, और ये करके देखिए कभी थोड़ा सा, हम अगर आपको लगा ना कि अब मेरी एपिटाइट पूरी हो गई है तो आप खाना छोड़ दें, बहुत स्टफी ना करें, तो आपको लगता है कि यार हम फ्रेश, हम ईजी, और फिर उसको स्टमक को ज़्यादा ना ब्लोटिंग होगी, ना आपको कुछ और फील होगा, ना तो आपको इजी रहेंगे ऑब्वियसली। अब हम आते हैं इन बीमारियां कौन सी जन्म लेती हैं जो इजी टारगेट होते हैं। मेरा जो ननियाल है वो सब है अंदरून से, और हमारा डेली जो है नान, चने और ये सारे पाए वगैरह हैं, मैं नहीं कभी देख सकती कि हमारे घर भी कभी ना आया स्टिल अभी तक। और इनकी कार्डियक हिस्ट्री बहुत स्ट्रॉन्ग है, तकरीबन कोई एक ऐसा इंसान नहीं है जो मतलब उससे उसकी डेथ ना हुई हो। हाँ, तो अब भी वो चल रही हैं चीज़ें। तो मोटापा जो है वो अखीर पे है, तो और कौन सी ऐसी चीज़ें जो इनसे जन्म लेती हैं और जाके हम सबसे पहले मैंने कहा कि बंदा मेंटली जो थोड़ा ओबीज होता है ना, किसी भी सूरत में देख लीजिए मेंटली स्लो होगा। जैसे कोई एक्टिविटी फैक्टर, जैसे उठना है तो एक स्मार्ट बंदा उठेगा तो हम वो मजाक में कहते होते हैं टॉप गियर में उठेगा। एक बंदा जो ओबीज है वो थोड़ा स्लोली, आहिस्ता आहिस्ता, पहले गियर में फिर दूसरे गियर में, फिर इस तरह करके स्लोली होगा। अब ये एक मेंटल स्लगिशनेस है। फिर दूसरा ये होता है कि बॉडी की डिसफिगरमेंट की वजह से आपका एक जो सेल्फ अप्रेजल है, सेल्फ एस्टीम है, वो कम हो जाता है, आपका मोराल नीचे चला जाता है। आपकी बॉडी की जो क्लोथ फिटिंग है उसको आपको देखना पड़ता है कि यार, तो आपके एक स्ट्रेसेस ऐड होती हैं, दिस इज़ वन ऑफ। ठीक, फिर आप सोसाइटी में जाते हो भी सोचते हैं कि अच्छा ठीक है मैं ना ही जाऊँ तो बेहतर है, सोशल अवॉइडेंस शुरू हो जाती है। ये साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट हैं जिनको हम सोच रहे हैं। फिर इवन अगर यंग एज में हो तो आप देखें लोगों को रिश्ते करने में, इस तरह की चीज़ों में, फैमिली बॉन्ड्स में बड़े मसाइल आते हैं। पेरेंट्स अगर आपकी अपनी ठीक है तो मुझे लगता है आपका ज़हनी तौर पर कॉन्फिडेंस बहाल रहता है, और अपनी ज़ात के लिए आपको फिट रहना ज़रूरी है। अब हम बात करते हैं कि फिजिकली क्या क्या डैमेजेस हो रहे हैं। अब देखिए जी, ओबेसिटी की वजह से, पर्टिकुलरली जो ट्रंकल ओबेसिटी है, आगे टमी थोड़ी सी हैंग की हुई है, तो ये पीछे वाली बैक पेन में हमेशा पेन होगी, बैक में स्ट्रेन आएगी, और जो हमारे जो मोरे हैं रीढ़ की हड्डी के जो एरियाज़ हैं उन पे स्ट्रेच की वजह से दर्द होनी शुरू हो जाएगी। यहाँ हैंग किए हुए आर्म्स की वजह से शोल्डर में पेन जाएगी, पीछे नेक पेन्स होंगी, जॉइंट्स में चेंजेस आना शुरू हो जाती हैं। इवन जो नी जॉइंट है जो कि ओल्ड एज में जाके वियर ऑफ होना है, वो अर्ली एजेस में जॉइंट में चेंजेस आनी शुरू हो जाती हैं। माय गॉड। फिर इसके अलावा अगर आप देखिए जब जो लोग ओबीज होते हैं, मोटापा जिनका होता है, वो सारा उनकी जो बॉडी की हैंगिंग क्रीजेज हैं, जैसे पेट लटका हुआ है तो उसके नीचे वाली क्रीज है वहाँ सफाई नहीं हो पाती, वो वहाँ पे ऐसे वो चूँकि स्किन के साथ पैचअप रहती है ना, तो उसके अंदर मॉइस्चर जन्म लेती है।
नमी रहती है। अब नमी की वजह से वहाँ फंगस ग्रो करेगी। There are so many infections. The fungus grow. Fungus is very very common. पर्टिकुलरली ग्राइंड्स में, ब्रेस्ट के नीचे, टमी के नीचे, बटेक्स क्रीजेस में, तो ये प्रॉब्लम्स आना शुरू होती हैं। फिर अगर कोई छोटा मोटा कोई दाना या कोई बॉयल कोई इस तरह का बन जाता है तो वो इन्फेक्शन एकदम से बहुत ज़्यादा फैल जाती है। सेलुलाइटिस कहते हैं। स्लो हो जाता है, इम्यूनिटी कम होना शुरू हो जाती है। यस, आपका सेल्फ डिफेंस तो है नहीं है। तो वो चीज़ें सिर्फ एक नहीं है, इट्स अ फुल पेंडोरा बॉक्स। A number of diseases with link to obesity. Obviously, intermittent fasting बहुत सारे लोग जो हैं इससे वजन कम करने की बहुत कोशिश कर रहे हैं। और मुझे कहीं ना कहीं ये हेल्दी तरीका कार लगता है, क्योंकि वैसे भी आपको मगरिब या इशा के बाद मतलब मुझे लगता है नहीं कुछ भी खाना चाहिए, उसके बाद सो जाना चाहिए। जी बिल्कुल ठीक है। उसी चीज़ को लेकर चल रहे हैं। हाँ, अर्ली खाने का ये लाइक डिनर आप जल्दी कर लेते हैं ना, तो उसके बड़े फ़ायदे होते हैं। उसकी वजह क्या होगी? अब देखिए दो तरह से बेनिफिट कर रही है। एक तो जब जल्दी खा के सोते हैं तो यू रिमेन वेरी नाइस कंफर्टेबल। आपकी नींद के और खाने के दरमियान में थोड़ा सा गैप होना चाहिए ना आपका, ताकि स्टमक थोड़ा सा एम्प्टी हो जब आप सो रहे हैं, तो यू स्लीप वेरी कंफर्टेबली। लेकिन अगर आप देखिए डाइटिंग में कितना फ़ायदा है शाम का खाना अर्ली खाने में। लंच में और शाम का जो हमारा डिनर है उसके दरमियान में अगर स्पेस कम होगी तो आप ज़रा अगले टाइम का खाना कम खाएंगे। अभी आपका लंच डाइजेस्टिव फेज़ में था, आपने थोड़ा सा जल्दी कर लिया, तो अब आप शाम का खाना उतना स्टफ़ करके नहीं खाएंगे जितना हम रात को 2 बजे खाएंगे। तो हमें लगेगा वी सारा स्टमक हम वी आर हैविंग अ लॉट ऑफ हंगर, तो हम बहुत सारा खा लेंगे। अब अगर जल्दी खा रहे हैं तो ज़ाहिर है भूख अभी उतनी नहीं है, कम खाएंगे। फिर नेचुरल फास्टिंग होगी। आप देखिए रात के खाने में और सुबह के नाश्ते के दरमियान वाला फासला बढ़ गया। अब आपकी उसमें जो फास्टिंग जो आप नहीं भी चाह रहे, आप सोए हुए हैं, आपकी फास्टिंग हो रही है। अब ये दो फ़ायदे हो गए, एक तो खाया कम गया, दूसरा फास्टिंग होगी, और तीसरा मैंने कहा कि आपकी स्लीप अच्छी रहती है। तो ये एक नेचुरल वे है वेट रिडक्शन का कि आप शाम का खाना थोड़ा सा पहले खींच लें। इसलिए वो मुहावरा भी आपने सुना होगा कि यू शुड डाइन लाइक बेगर्स एंड यू शुड हैव अ ब्रेकफास्ट लाइक योर किंग्स। हाँ जी, तो नाश्ता बादशाहों की तरह, दोपहर का खाना वजीरों की तरह, रात का खाना फकीरों की तरह। एग्जैक्टली। तो ये बड़ा काउंट करती हैं चीज़ें। अच्छा, हम देखते हैं बहुत सारे लोग, आप प्लास्टिक सर्जन हैं, तो बहुत सारे लोग शायद ये सोचते होंगे कि अगर हम प्लास्टिक सर्जन के पास जाएंगे तो हमें सीधा कहेंगे अगर आप ओबेसिटी है, आप ये ट्रीटमेंट्स हैं, आप इनको अडॉप्ट कर लें, आप अपना स्टमक छोटा करवा लें, आप लिपोसक्शन की तरफ चले जाएं। तो आप उनको क्या सजेस्ट करते हैं कि सबसे पहले जो है आपने सारे हरबे जो हैं वो आजमा लिए हैं? भाई ऑनेस्टली स्पीकिंग, मैं तो पहली गो में जब मेरे पास पेशेंट आता है, कोई ये पेशेंट होते हैं ना जो ओबीज हैं, हम इनको इट्स अ डिजीज़। ओके। तो चूँकि इनके अंदर एंडोक्राइन डिसऑर्डर्स भी चल रहे हैं, शुगर के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, बल्कि ज़्यादातर डायबिटिक होते हैं और हाइपरटेंशन बहुत ज़्यादा, ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है। तो चूँकि पूरा एक सिलसिला चल रहा होता है, दे आर पेशेंट्स। मैं बिल्कुल इनको स्ट्रेट अवे कहता हूँ दे आर पेशेंट्स। और मैं आते साथ ही कभी बुक नहीं करता, मैं पहले उनकी थोड़ा एटीट्यूड देखता हूँ। अगर मोटिवेटेड ना हो तो मैं कभी भी कोशिश करता हूँ कि मैं उनको अभी फ़िलहाल सर्जरी की तरफ ना लेके जाऊँ, क्योंकि अगर पेशेंट मोटिवेटेड नहीं है, मैं उसको स्मार्ट करूँगा, बॉडी शेप अप करूँगा, कुछ देर के बाद फिर उसने उसी तरह आ जाना। तो इट्स नॉट अ गेम टू प्ले, इट्स अ सर्विस टू मेक देम स्मार्टर, टू हैव अ हेल्दी लाइफस्टाइल। तो वो लाइफस्टाइल में सर्जरी का सिर्फ एक पार्ट है। जैसे कुछ ज़ख़ीरा कर लिया, अब वो ज़ाहिर टमी हैंग हुई है, बाजू हैंग किए हुए हैं, तो मज़े की बात है कि मैं कभी भी एडवाइज़ नहीं करता कि मैं स्टमक छोटा कर दूँ। अब देखिए क्या होता है, स्टमक छोटा करने से क्या होगा, उनका खाना पीना कम हो जाएगा। अब वो मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, स्टमक छोटा होने के बाद वो खाना थोड़ा खाते हैं, लेकिन वो दिन में 5-7 दफ़े खा लेते हैं। फ़ायदा क्या हुआ? फिर कुछ देर के बाद स्टमक का साइज़ फिर अपनी जगह पे आ जाता है, उसका क्या फ़ायदा हुआ? नथिंग। मैं एडवाइज़ ये करता हूँ कि पहले आप ज़रा थोड़ा सा साइकोलॉजिकल काउंसलिंग तो लें, अपनी इंस्पिरेशन जो चीज़ें हैं उनकी तरफ जाएं, और इंस्पिरेशन एंड परस्पिरेशन का डिफरेंस समझाता हूँ उनको कि आप पहले परस्पायर करें, अपनी एफर्ट्स करें, फिर आप सोचें कि भी आप यू आर इम्प्रेस्ड बाय समबडी, आपने अपने आप को रीगेन करना है, अपनी लाइफ में वापस आना है। तो सबसे पहले ये होता है। फिर मैं उनको न्यूट्रिशनिस्ट के साथ बिठाता हूँ कि भी थोड़ा सा अपनी डाइट काउंसलिंग करें, आपने खाना क्या है, क्या नहीं खाना, कहाँ रुकना है, येलो ग्रीन रेड पे चल, कहीं ना कहीं अपने आप को डिटर्मिन तो करें। फिर मैं डिसाइड करता हूँ ओके नो, मैंने अब इनको सर्व करना है। अब सर्व क्या करना होता है, जैसे मैं सपोज़ अभी उनकी अगर को रिकमेंड करके उनको भेजता हूँ कि जाएं आप जो सर्जन है उससे जाके आप अपना स्टमक छोटा करवा लें, या बाईपास सर्जरीज भी आजकल होती हैं तो वो करा लें। अब वो क्या होगा, अब उनकी जो फैट है वो अगर कुछ टाइम के बाद कम होगी भी तो बॉडी हैंग करना शुरू कर देगी। तो उसकी बजाय बेहतर है कि मैं उनको बॉडी शेप अप की तरफ लेके जाऊँ। जो मॉर्बिड ओबीस नहीं होते, मैं उनकी शेपिंग करता हूँ। जैसे टमी हैंग हुई है तो मैं टमी का जो जितना हिस्सा बिल्कुल नीचे हैंग हुआ है, मैं उसको उसके अंदर से फैट भी निकालता हूँ, उसकी स्किन भी शॉर्ट करता हूँ। अब टमी एक जैसी, दोबारा फैट नहीं बन सकता? दोबारा बिल्कुल बनते का, क्यों नहीं। इसीलिए तो उनको पहले मोटिवेशन देना ज़रूरी है। मैंने कहा ना कि अगर मैं उनको शेप अप करूँ
और वो अपने आप को मेंटेन रखने वाली फेज़ में ना हो या वो मोटिवेटेड ना हो, तो वो कुछ देर के बाद फिर उसी तरह ही आएंगे। मतलब कि सारी गेम जो है विल पावर की है कि आप अपने आप को किस तरह और हेल्दी उसमें होता है कि जो हैं। सर्जरी से उनकी शेपिंग करता हूँ मैं, लाइक मैं टमी शेप अप कर दी, बाजू स्मार्ट कर दिए, थाई स्मार्ट कर दिए। अब कुछ जगहों पे जहाँ पे स्किन हैंग की होती है वहाँ से मैं स्किन को भी कट करता हूँ, फैट को भी कट करता हूँ। जहाँ सिर्फ मोटी मोटी होती है, हैंग नहीं होती वहाँ से मैं लाइपोसक्शन करता हूँ। अब नाज़रीन के लिए भी बड़ा डिफरेंस बताना बड़ा ज़रूरी होता है कि कट करने में और लाइपोसक्शन में डिफरेंस है। कट करने में जैसे ये अब पेट हैंग हुआ हुआ है तो इसको एब्डोमिनोप्लास्टी कहते हैं कि पेट में से फैट भी निकली, स्किन भी निकली और पेट एक जैसा हो गया। अब सक्शन वो है जिसमें थोड़ा सा पेट फूला हुआ है, मोटा मोटा सा है, लेकिन लटका हुआ नहीं है। तो उसमें हमारे पास मशीन होती है, उससे हम छोटा सा होल करते हैं, कुछ इंजेक्शन लगाते हैं, फैट मेल्ट हो जाती है और हम उसको सक कर लेते हैं। अब एक्सटर्नली सिर्फ स्मॉल सा होल होता है, वो कोई 1 या 2 दिन में हील हो जाता है, लेकिन फ़ैट सक करके तो हम वो उसको कनस्तर में डाल के तो फिर उसको डिस्कार्ड करते हैं। अब ये लाइपोसक्शन हो या एब्डोमिनोप्लास्टी हो या इनकी ये जो ब्रैकीप्लास्टी हो, बाजू छोटे करने हैं या मुख्तलिफ एरियाज़ की जो शेपिंग प्रोसीजर्स हैं, ये अपनी जगह पे, लेकिन मोटिवेशन पहले होनी है। पेशेंट ने अपने आप को शो करना है कि मैं कमिट करता हूँ कि मैं अपने आप को मेंटेन रखूँगा। फिर मैं उनको फिर साइक्लिकली बुला के फिर चेक भी करता रहता हूँ, ताकि आप उनका एक दफ़े ज़रा थोड़ा सा उनको फ्रेशन करते रहें कि भाई आप ठीक हैं। कहीं अगर थोड़ा बहुत हो रहा हो तो फिर उनको थोड़ा सा आप खिंचाई भी करते हैं कि नहीं यार, आपने देखो इतनी तकलीफ बर्दाश्त मेरा नाम ना खराब करो, आपने इतना सारा, हाँ मेरा तो नाम ख़राब करना है, तकलीफ तो अपनी करनी है ना। तो उसमें होता है कि एक दफ़े मोटिवेशन देते हैं कि भाई आपने आपको मेंटेन रखो, इतनी तकलीफ की, ऑपरेशन भी कराया, तो आप अपने आप को मेंटेन तो रखो ना। ट्रूली ऐसा ही है। बहुत बहुत शुक्रिया सर प्रोग्राम में आने के लिए और इतने बेहतरीन तरीके से जो इन्फॉर्मेशन है वो ऑडियंस तक पहुंचाने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। और इसी के साथ मैं भी ये कहना चाहती हूँ, अपनी सेहत का बहुत सारा ख्याल रखें। आपके अलावा आपकी सेहत का ख्याल कोई नहीं रख सकता।